सुशील का मोटर 24 घंटे खुला ही रहता था। कोई जब चाहे तब आ जा सकता था। इसी बात का फायदा उठाकर रात के 12 बजे सुशील एक बड़ी सी टॉर्च हाथ में पकड़े मोटर से बाहर निकल आया। बाहर रात के समय एक भी इंसान सड़क पर नहीं दिख रहा था। बस हल्की सर्दी और थोड़ा बहुत कोहरा अवश्य था, जिसकी वजह से सुशील ने काली जैकेट पहन रखी थी। सड़क पर इधर उधर झाड़ झंखाड़ तो थे ही, लेकिन साथ में स्ट्रीट लाइट्स भी जहां तहां लगी हुई थी। सुशील ने उन्हीं स्ट्रीट लाइट्स का अनुसरण करते हुए सुनसान सड़क पर चला जा रहा था। दूर कहीं से सियारों की रोने की आवाज भी आ रही थी, लेकिन सुशील पर इसका कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा था, क्योंकि वह भूत प्रेत आदि में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। चलते चलते कुछ ही देर में वह उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया था, जिसके बगल में ही कब्रिस्तान था। उसने इधर उधर देखा, पूरी सड़क पर कोई नहीं था। इसका एक कारण ये भी था कि गांव वालों ने अक्सर इस जगह किसी भटकते हुए प्रेत को देखा था। हालांकि उस प्रेत द्वारा किसी को नुकसान पहुंचाने की तो कोई खबर आज तक नहीं आई थी, लेकिन डर पैदा करने के लिए सिर्फ किसी भूत प्रेत की मौजूदगी की खबर भी काफी होती है। सुशील का कई बार इस रास्ते से शहर आना जाना हुआ था, लेकिन कब्रिस्तान को इतनी गौर से वह आज पहली बार देख रहा था। वह तुरंत कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचा। न जाने क्यों उसकी रीढ़ की हड्डी में अजीब सी सिहरन हुई। अब आसपास का पूरा माहौल शांत था। वे दूर से भिभ्याते सियार भी शांत थे, लेकिन यह मौत जैसी शांति और अधिक डरावनी लग रही थी। सुशील ने हल्का सा धक्का दिया और कब्रिस्तान का गेट खुलता चला गया। पुराना गेट होने के कारण उसने चर्रर्र की आवाज की और पूरी तरह खुल गया। अब सुशील ने कब्रिस्तान के भीतर पैर जमा लिए। अब स्ट्रीट लाइट्स पीछे छूट गई थी, इसलिए उसे टॉर्च जलानी ही पड़ी। टॉर्च का प्रकाश उस कब्रिस्तान के अंधेरे को चीरता चला गया। सुशील ने ध्यान दिया कि कब्रिस्तान अच्छा खासा बड़ा था। तभी अचानक उसे दूर कहीं से कुछ आवाजें आती सुनाई दी। उसने गौर से सुना तो पता चला कि ये दो लोगों के बाहर से आने की आवाज थी। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, मैंने ठीक ही सोचा था, यहाँ कोई भूत प्रेत का चक्कर नहीं है। सबको पता है कि भानु मुखिया का बेटा है और उसे अगवा करने पर मुमानगी फिरौती मिलेगी, इसीलिए उसे उठवा लिया गया। मुझे इन आवाज़ों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना होगा, तभी भानु को ढूंढ पाऊंगा। साथ ही मुझे ये भी ध्यान रखना होगा कि अपहरणकर्ता चौकन्ने न हो जाए, वरना मैं भी उनकी गिरफ्त में आ जाऊंगा। कब्रिस्तान के भीतर या बाहर से कोई और आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए उन दूर से आती आवाजों की दिशा में आगे बढ़ना सुशील के लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। सुशील धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और आवाजें और साफ होती गईं। अब वह कब्रिस्तान के अंतिम छोर पर पहुंच गया था। वहां पर एक छोटा सा एक कमरे का मकान बना हुआ था, जिसके अंदर से बहुत ही मध्यम प्रकाश एकमात्र खिड़की के सहारे बाहर को आ रहा था। सुशील अब एकदम दबे पांव आगे बढ़ने लगा और उस मकान की छोटी सी खिड़की से भीतर झांक कर देखने लगा। वह मध्यम प्रकाश मोमबत्ती का था, जो एक लकड़ी की छोटी सी मेज पर रखी हुई थी। सुशील ने थोड़ा और गौर से देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उसे मेज के पास एक कुर्सी पर रस्सियों से मजबूती से जकड़ा हुआ भानु दिखाई दिया। उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया था ताकि वह चिल्ला ना सके, पर इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि भानु पूरी तरह बेहोश था। तभी किसी के तेज चिल्लाने की आवाज आई, तू इसको कहीं और नहीं छिपा सकता था। सुशील की आंखों की पुतलियां उसी ओर घूमी। वह बुरी तरह चौंक गया, क्योंकि उसे ओझा राघवन मकान के दूसरे कोने में खड़ा किसी से बात करता दिखा। उसे वह दूसरा व्यक्ति ठीक से नहीं दिखा, क्योंकि एक तो उसने लंबा सा ओवरकोट और सिर पर टोपी पहनी हुई थी, और दूसरा उसकी पीठ उसी खिड़की की तरफ थी जहां से सुशील अंदर झांक रहा था, लेकिन उनकी बातचीत अब बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। कहानी जारी रहेगी 6ठा भाग में।